अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें मैं एक ख़ास किस्म की बीमारी के बारे में आपको बताऊँगी। और ये बीमारी भी ब्यूटी से रिलेटेड ही है और औरत की ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी नुमाया असरात मरतब करती है। तो वो जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है हिर्सूटिज़म। हिर्सूटिज़म क्या है? काफ़ी लोग इसके बारे में जानते तो नहीं हैं, लेकिन हर 4 में से दूसरी औरत जो है इस बीमारी का शिकार होती है। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा बाल औरतों के चेहरे या जिस्म पे उन जगहों पे आ जाना जहाँ पे अमूमन मर्दों के बाल होते हैं, वो हिर्सूटिज़म कहलाता है। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। ये औरतों में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे जो बाल हैं ये चेहरे, बाजू, कमर और चेस्ट वगैरह में पाए जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं अमाउंट में भी, और थिकनेस भी इनकी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा मोटे होते हैं। एक तो थोड़े से वो बाल आपके चेहरे के ऊपर मौजूद होते हैं, हल्के फुल्के से, उनको पीच फस बोलते हैं, वो कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन जब उस ज़रूरत से ज़्यादा बालों का चेहरे पे ग्रो कर जाना, बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे ग्रो कर जाना, क्या कहलाता है? वो हिर्सूटिज़म कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी वजूहात के बारे में बात करेंगे कि ये आपको होती क्यों है, इसकी अलामात क्या क्या हैं, ताकि आप इस बीमारी को समझ सकें। जब आप अपनी बीमारी को समझ जाते हैं तो आप उसका इलाज भी बाखूबी कर सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक हार्मोन्स का पूरा निज़ाम बनाया हुआ है। वो हार्मोन्स क्या करते हैं? मैसेज आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करते हैं। जैसे मैं अगर कोई मिसाल देकर समझाऊँ तो सबसे आसान मिसाल यही है कि ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग ग्रोइंग एज। जब आपका बचपन है तब ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या है? ये आपकी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। आपने देखा होगा पहले आपका कद छोटा होता है, जब आप 4-5 साल के हैं, आहिस्ता आहिस्ता टिल 18 ईयर्स तक आपका जो हाइट है वो बढ़ती है। मतलब ये आपकी ग्रोथ हो रही है। और जो ग्रोथ हो रही है ये किसके अंडर कंट्रोल है? इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको आपके हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। हार्मोन्स इसी तरह के मुख्तलिफ मैसेजेस आपकी बॉडी में कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, और जो उस मैसेज के मुताबिक उन्होंने काम करना होता है वो काम करते हैं। तो जब ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे होते तो हमेशा आपको किसी ना किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह का एक हार्मोन औरत की बॉडी में भी मौजूद होता है और लड़कियों की बॉडी में मौजूद होता है, जिसे हम एंड्रोजन या मेल हार्मोन बोलते हैं। इसकी अमाउंट इंतहाई कम होती है आपकी बॉडी में, और इसका आपकी बॉडी में काम क्या होता है? ये आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के काम करता है। लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पे इस एंड्रोजन या मेल हार्मोन की जो अमाउंट आपकी बॉडी में है वो ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाती है। तो देखिए, जब मेल हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या मैसेज लेकर जा रहा है कि मेल की जो खसूसियात हैं वो आपकी बॉडी में ज़्यादा करना शुरू कर देगा, जिसके बायस काफ़ी ज़्यादा औरतों की आवाज़ का भारी हो जाना, औरतों में गंजेपन का आम हो जाना, औरतों के जिस्म और चेहरे पे गैर ज़रूरी बालों का निकल आना शामिल है। तो ये तमाम अलामात हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की। तो जब भी आपको हार्मोन्स का मसला होगा तो आपको इनमें से कोई ना कोई मसला लाजमी लाहक होगा। इसके साथ साथ आपको एक्नी भी हो सकता है। हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से एक्नी का इशू भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये बीमारी अगर तो आपके आबाओ अजदाद में थी, मतलब आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को है, तो आगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बीमारी आपको भी हो सकती है, क्योंकि ये बीमारी जेनेटिकली ट्रांसफ़र, हम कह सकते हैं कि ये जो बालों का उगना है ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है। ये नस्लों में आगे ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी इसकी एक और वजह ये भी है कि आपको एक और बीमारी है PCOS। जिन लोगों को PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उनके भी चेहरे पे बाल ज़्यादा उगना शुरू हो जाते हैं। अब ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है? ये आपकी ओवरीज से रिलेटेड बीमारी है। ओवरीज के अंदर जो एग प्रोड्यूस होता है वो जब सिस्ट की फॉर्म में इख्तियार कर लेता है
वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू नहीं निकल सकता, तो आपको ये बीमारी लग सकती है, जिसे हम PCOS बोलते हैं। इसकी अलामत क्या है? सबसे बड़ी इसकी अलामत है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपके जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, या तो महीने में आपको 2 दफ़ा होने लग जाएंगे, या आपका 2-2, 3-3 महीने गुजर जाएंगे, आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो आपका नहीं आएगा। तो इसके साथ साथ और क्या अलामात हो सकती हैं इस बीमारी की? इसमें आपको थकावट रहना शुरू हो जाती है, आपका सर में दर्द रहना, आपका मूड ख़राब रहना, एकदम से मूड चेंज हो जाना, चेहरे पे बाल आ जाना, एक्नी हो जाना, थकावट का रहना, नींद का ठीक तरीके से ना आना। तो ये तमाम अलामात हैं PCOS की। तो PCOS हो जाए या ये चेहरे पे बाल आ जाएं, तो इसके लिए आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने करना क्या है कि आपने एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है। वो क्या करेगा, इस बीमारी को डायग्नोज़ करने के लिए आपके डिफरेंट टेस्ट करवाएगा, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं। उसके बाद वो बीमारी डायग्नोज़ हो जाती है कि किस हार्मोन की ख़राबी की वजह से आप में ये मसला पैदा हुआ है। और ज़्यादातर मसला जो इर्द गिर्द हमारे देखने में आता है वो है लोगों का ओवरवेट होना, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न का होना। अगर तो आप ओवरवेट हैं तो फिर बहुत चांसेस हैं कि अगर आपको अभी ये बीमारी नहीं है तो आइंदा कुछ आने वाले सालों में ये बीमारी हो जाए। और ये बीमारी वैसे ही हमारे खुराक की वजह से इतनी ज़्यादा फैल गई हुई है कि हर 4 में से दूसरी औरत को ये बीमारी हुई होती है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी अलामत उनके ऊपर यही हो कि उनके चेहरे पे बाल निकल आएँ। इसमें यह भी हो सकता है कि उनके चेहरे पे एक्नी आ जाए, मोटापा उनका डाइट के बावजूद बढ़ता जाए, उनको थकावट रहे, और भी बहुत सारी इसमें अलामात हैं जो कि औरतों में पाई जाती हैं इस बीमारी के बायस। तो इसके लिए सबसे बेहतर इलाज यही है कि आप बैरूनी चीज़ें अप्लाई करें ही करें, लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदरूनी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें कि हम अंदर क्या लेकर जा रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं, मतलब कि आपने अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो देनी है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसके लिए मैं आपको कुछ एहतियातें बता सकती हूँ कि उन एहतियात को कर लें। अगर आपको ये बीमारी हो गई है तो आपको इससे इन एहतियात करने के बाद आपको उसमें फ़र्क फ़ील होगा। और अगर नहीं भी हुई है तो आप ये काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कभी ये बीमारी नहीं होगी। इसमें सबसे पहला आ जाता है कि एक्सरसाइज़ की आदत अपनाएं। एक्सरसाइज़ का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने कोई जिम ज्वाइन कर लेनी है, आपने कोई बहुत हैवी वर्कआउट करना है। आप थोड़ा बहुत वर्कआउट करें। एक दफ़ा सुबह उठ के आप 15 मिनट दे दें, और रात को सोने से पहले या शाम के टाइम आप 15 मिनट दे दें। हल्की फुल्की वॉक करने की आदत अपनाएं। जब सुबह सोकर उठते हैं तो बेड के ऊपर ही लेट कर एक बिल्कुल सीधे लेट जाएं, फिर उठकर बैठ के अपने पाँवों को हाथ लगाएं, फिर लेट जाएं। ये एक्सरसाइज भी इस बीमारी में बहुत अच्छी है क्योंकि ये पेट की चर्बी को कम करती है, और जब पेट की चर्बी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके जो अंदर के सिस्टम्स हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है। दूसरी जो चीज़ जिसके ऊपर आपने ध्यान देना है वो है आपकी डाइट। बहुत ज़्यादा ये बीमारी डाइट की वजह से फैल रही है क्योंकि देखिए हम कुदरत से दूर हो गए हैं। जो अब हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी खुराक है, वो कुदरती नहीं रही। हर चीज़ फार्मी आ गई है, और इस फार्मी चीज़ों में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह फार्मी मुर्गी है जो कि हम लोग खाते हैं। ये इतनी ख़तरनाक है, इतनी नुकसानदेह है कि जितने PCOS हिर्सुटिज़म के केसेस हैं तकरीबन उनमें से आधे इसी खुराक की वजह से हैं, जो कि खुराक हम अंदर लेकर जा रहे हैं। ठीक है। तो आपने पहली चीज़ एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। दूसरा अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना है। कुदरती चीज़ें खाएं, प्रोसेस फूड ना खाएं। प्रोसेस फूड में बाहर की बनी हुई चीज़ें और बेकरी के आइटम्स आ जाते हैं, उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दें। तीसरे ही काम क्या आपने करना है कि आप कोशिश करें कि आप शुगर छोड़ दें। ये सफ़ेद चीनी जो है ये छोड़ दें, इसकी जगह शक्कर का इस्तेमाल करें। अगर आप बग़ैर चीनी के रह सकते हैं तो बेहतर है कि आप शक्कर भी इस्तेमाल ना करें। आप बग़ैर चीनी के ही चाय वगैरह पी रहे हैं तो उसमें भी आप चीनी का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, बाज़ार के केक, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, इनसे परहेज़ करें। नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, एक मैं आपको छोटा सा टोटका बताऊँगी। आपको नहीं भी ये बीमारी तो अगर आप करेंगे तो ये आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। आपने
2 चुटकियाँ आपने ज़ीरे की भिगो देनी है पानी में रात को, और सुबह उठ के आपने निहार मुँह वो पानी पी लेना, और साथ 1 चुटकी आपने खा लेनी है कलवंजी की। ये दोनों चीज़ें PCOS के लिए हो गया, हिर्सुटिज़म हो गया, और अगर नहीं भी आपको ये बीमारियां हैं तो फिर भी ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, ये आपको हेल्दी रखने में मदद करेंगी। वैसे भी कलवंजी में हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के, तो ये वैसे ही आपके लिए एक हेल्दी डाइट है। तो अब बात हम करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है कि अगर आपके चेहरे पे या जिस्म के दूसरे हिस्सों पे गैर ज़रूरी बाल आ गए हैं तो आपने क्या करना है। उसके लिए मैं आपको कोई पार्लर रेकमेंड नहीं करूँगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना तजर्बा। आज मैं अपनी स्टोरी तो शेयर नहीं कर रही कि मैंने किस तरह से इस चीज़ को फेस किया, किस तरह से मेरी इन्हीं ये वैक्सिंग, थ्रेडिंग और ब्लीचिंग से ये चीज़ कितनी बढ़ गई थी, ये सब तो मैं शेयर नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ना आपने वैक्सिंग करनी है, ना आपने थ्रेडिंग करनी है। वो 9 उम्र लड़कियाँ जिनको अभी अभी ये मसला स्टार्ट हुआ है, वो एक तरह से अंडर कॉन्फिडेंस में चली जाती है, उनका कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी जो कि आपके डायरेक्ट चेहरे के ऊपर आपको हमला करती है। तो उसके लिए आपने उन बालों को जो कि गैर ज़रूरी बाल निकलने शुरू हो गए हैं, ना उनके ऊपर वैक्सिंग करनी है, ना थ्रेडिंग करनी है। सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाकर उसको डायग्नोज़ करवाना है, और अपने उन बालों को छेड़ना नहीं है। क्यों नहीं छेड़ना? क्योंकि देखें, जब आप वैक्स करते हैं, आप थ्रेडिंग करते हैं, आप एपिलेटर्स का यूज़ करते हैं या ट्वीज़र्स का इस्तेमाल करते हैं बाल को निकालने के लिए, तो वो आपका बाल जड़ से निकल आता है। और अगर हम बाल की साख्त को देखें तो हमें पता चलता है कि बाल जड़ से मोटा होता है। या आप ख़ुद भी किसी भी एक जगह से बाल को ट्वीज़र से निकाल कर देख लें एक बाल, तो आप देखेंगे वो आगे से पतला और पीछे से मोटा है, मतलब आपका बाल जड़ से मोटा होता है। जब आपने बाल को जड़ से निकाल दिया तो होता क्या है, वो जो जड़ है वो अपना रास्ता आपकी स्किन के सुराख में से बनाती है। तो वो जो आपका सुराख पहले छोटा था, अब जड़ निकली, उसमें से मोटी जड़ बाहर निकली। अब वो जो हेयर पोर था, बाल के निकलने का जो सुराख था, वो मोटा हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो आपका नेक्स्ट हेयर ग्रो होगा, जो आपका नेक्स्ट साइकिल होगा हेयर ग्रोथ का, वो उसमें बाल पहले से ज़्यादा मोटे निकलेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ना हमने थ्रेडिंग करनी है, ना वैक्सिंग करनी है, ना एपिलेटर्स यूज़ करने हैं, ना ट्वीज़र यूज़ करने, तो हमने करना क्या है। तो मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा टूल शेयर करने लगी हूँ। इसे आईब्रो रेज़र, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसे आईब्रो रेज़र बोलते हैं, या फिर इसको वीमेन रेज़र भी बोला जाता है। ये क्या करता है, ये जिस तरह से मर्द शेव करते हैं उस तरह से आपकी शेविंग में मदद करता है। तो देखिए, इसमें बाल आपका जड़ से नहीं निकल रहा, तो मतलब नेक्स्ट जो आपका बाल आएगा वो मोटा नहीं होगा, वो उसी पैटर्न पे आएगा जिस पैटर्न पे आपके पहले बाल ग्रो किए हुए थे। तो ये परमानेंट हल तो नहीं है, या आपको हर तीसरे या चौथे दिन अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दोबारा आपको इससे अपने जो शेव है वो करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक तो बहुत जल्दी हो जाता है, जब आप सुबह मुंह धो रहे हों, साबुन आपने अप्लाई किया हुआ है, वो बेशक आप साबुन ही लगा रहने दें, और उसी के लगे हुए आप जिस जगह पे, जैसे अपर लिप्स पे हैं या चिन पे आपके बाल हैं, तो उधर से आपने इसको रेज़र की मदद से आपने साफ़ कर लिए वो बाल, ठीक है। उसके बाद लाजमी आपने ये याद रखना है कि आपने कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, क्योंकि आफ्टर रेजिंग करने के बाद आपका जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। आप कोई मॉइस्चराइज़र, लोशन वगैरह अप्लाई करें। और एक और मैं आपको इधर टिप बताने लगती हूँ कि आपने वॉशरूम में जिधर आप अपना मुंह वगैरह धोती हूँ, उधर आपने फटकरी रख लेनी है। वाइट कलर की फटकरी होती है, बेशक आप उसका पाउडर बना के रख लें, ठीक है। जब आप उसका पाउडर बना कर रख लेंगे, या आपने ऐसी रखी हुई है, उसको गीला करें, पाउडर बनाया हुआ तो पाउडर में थोड़ा सा पानी ऐड करें, और जिस जगह पे आपने अभी रेज़र यूज़ किया उस जगह पे इसको अप्लाई करें, उसको सूखने दें, और सूखने के बाद आप बेशक मुँह धो लें। तो इससे क्या होगा, ये जो फटकरी है, या आपके जो पोर्स हैं उनको श्रिंक कर देती है आहिस्ता आहिस्ता। ये जो आपके हेयर पोर्स थे वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये टिप थी मेरे पास आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने रेज़र्स ही यूज़ करने हैं। ये गलती मत करें कि आप अपने चेहरे के ऊपर वैक्स करवाती हैं, थ्रेडिंग करवाती हैं, इनके और भी बहुत से नुकसान हैं। ये आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स और एक्ने वगैरह कॉज कर देते हैं। इसके अलावा वैक्सिंग करवाने से, चूँकि वो आपकी ऊपर वाली स्किन को
झटके से उतारते हैं तो वो आपकी स्किन लटकने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ज़रूरत से मतलब उम्र से पहले ही आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ वगैरह पड़नी शुरू हो जाती हैं, स्किन आपकी लटक जाती है। तो मेरा सिंसियर मशवरा यही है कि आप इन आईब्रो रेज़र्स का इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द किसी ना किसी डॉक्टर से रुजू करें, ताकि जब ये बीमारी आपके अंदरूनी तौर पे ठीक हो जाएगी तो बैरूनी अलामात भी आपकी ख़ुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बाल निकल आया है वो निकल आया है। अब वो दोबारा अंदर की बीमारी आप ठीक भी कर दें तो उसकी ग्रोथ को आप रोक नहीं सकती, वो निकलेगा ही। उसके लिए बेहतर हल ये है कि आप लेज़र करवा लें। लेज़र क्या है, कैसे करवाया जाता है, क्या प्राइस है, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।